नमस्कार, इक्वेलिटी न्यूज के मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस अधिकारी और द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के निर्माता, निर्देशक और गीतकार रमेश थेटे जी। रमेश जी, आपका इक्वेलिटी न्यूज में बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जब आप रिटायर हुए थे तो आपका कहना था कि गुलामी से मुक्ति मिली, ये किस संदर्भ में आपने बोला था? देखिए, गुलामी एक ऐसा शब्द है जो आदमी को झकझोर करके रख देता है। जब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है या आपके मन में जो बात है, जो पीड़ा है, वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी नियम के कारण, किसी दबाव के कारण या किसी व्यवस्था के होने के कारण, तो वो गुलामी है। और मैं नौकरी में था, लेकिन नौकरी में रहते हुए जो विचारधारा को लेके मैं आगे चला वो थी अम्बेडकरवादी विचारधारा। और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान उन्होंने किया, अगर उन प्रावधानों की तरफ अगर आपकी नज़र जाती है तो आप ये पाएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक इतना बड़ा अधिकार है, इतना बड़ा मौलिक अधिकार है, तो उसका मैं उपयोग नहीं कर पा रहा था और इसलिए मुझे पीड़ा होती थी। लेकिन बावजूद इसके मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। और अगर वंचित समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अन्याय हुआ है, कोई अत्याचार हुआ है, तो उसके बारे में मैं बोला हूँ। लेकिन वो एक्चुअली वो तो थी तो गुलामी। सर, विचारधारा के साथ सिद्धांतों की भी लड़ाई थी। हाँ, सिद्धांत है ही। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा सिद्धांतों पे बनती है, और विचारधारा और सिद्धांत का जब मिश्रण होता है, ये जब फ्यूजन होता है, तो एक ऐसा विचार सामने आता है, ऐसा दृश्य सामने आता है जो आपके जीवन को दिशा देता है। सर, अम्बेडकरवादी हो या और भी कोई धर्म, संप्रदाय, पंथ का व्यक्ति हो, जब वो सच्चाई की बात करता है तो थोड़े जोर से करता है, तो उसे विद्रोही कहा जाता है। इसको किस रूप में लेते हैं आप? नहीं, मैं तो विद्रोही हूँ ही, उसमें क्या शक है? विद्रोही मैं हूँ ही, मैं डे वन से विद्रोही हूँ। मुझे मालूम है, जब मैं कॉलेज में था तो एक लेक्चरर ने या प्रोफेसर ने मेरे लिए अलग कप में चाय लाई थी और दूसरे छात्रों के लिए अलग कप में चाय मंगवाई थी। मतलब उनके घर की बात है। तो वो गर्म चाय मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारी थी। तो ऐसा विद्रोही हूँ मैं। मुझे ये पसंद नहीं है, ये इनइक्वालिटीज़, असमानता, तुम ऊंचे मैं नीचा या मैं नीचा तुम ऊंचे, ये भावना नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी मतलब सब समान है और सभी जाति धर्मों के लोगों को इस देश में रहने का, तरक्की करने का, अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। सर, आजकल जो ज़माना चल रहा है, जाति धर्म पंथ ज़्यादा ज़रूरी है कि अमीरी और गरीबी? देखिए, धर्म जो है, अब जैसे अब आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो। देखिए, धर्म ऐसी परिकल्पना है, ऐसी व्यवस्था है जो ज़रूरी है ना। बाबा साहब ने कहा था कि भाई अगर धर्म ना हो तो आदमी कोई नियम कानून का पालन ही नहीं करे, है ना। लेकिन फिर धर्म वो होना चाहिए जो मानवता की बात करता हो, हाँ। धर्म वो होना चाहिए जो समता की बात करता है। धर्म वो होना चाहिए जो पीड़ा को पहचानते हुए उसको राहत पहुंचाने का काम करता हो, वो धर्म है। तो धर्म तो चाहिए, लेकिन वो नीति के आधार पर होना चाहिए। नीति उसमें होनी चाहिए, और नीति जैसा मैंने कहा, सबका कल्याण, भवतु सब्बम मंगलम, है ना। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन बुद्धिस्ट का मतलब ये नहीं कि बाकी धर्मों के प्रति आपके मन में कोई आदर का भाव ना हो। तो भाव होना ही चाहिए। सभी धर्म अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन जिन धर्मों में ऐसी कोई बातें होगी जो ऊंच नीच की बात करती हो, वो ठीक नहीं है।
इतना ही मैं कहना चाहता सर, आने वाले समय में आप द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म लेके आ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रमेश थेटे जी को फिल्म लाने की ज़रूरत क्या थी, फिल्म बनाने की ज़रूरत क्या थी? हूँ। नहीं, मैं तो आर्टिस्ट पहले से हूँ, मैं तो जन्मता ही आर्टिस्ट हूँ। मैं पहले से गीत लिखता रहा हूँ, कविताएं लिखता रहा हूँ, मैं गाता रहा हूँ। तो मैं कोई नया नहीं हूँ। मैं 25 साल से काम किया है मैंने इस म्यूज़िक फील्ड में, प्रोफेशनल तरीके से। मेरे कई एल्बम्स हैं, बड़े बड़े गायकों ने गाए हैं, मेरे गाने गाए हैं, मैंने भी गाए हैं उनके साथ में। जैसे अनुराधा पौडवाल है, साधना सरगम है, सुरेश वाडकर जी है, और भी कई बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उन्होंने मेरे गाने गाए हैं, है ना। तो मेरे लिए नया नहीं है। तो आर्टिस्ट कभी चुप नहीं बैठ सकता, चाहे वो गायक हो, गीतकार हो, कवि हो, या कोई मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको कला में काम करने का शौक है, तो वो चुप नहीं बैठ सकता। तो मेरे साथ भी वही हुआ। सर, आपकी फिल्म में छत्रपति शिवाजी का जो सामाजिक ताना बाना था उस समय का, उसको थीम बनाया गया। तो इस बारे में थोड़ा विस्तृत से बताएं, क्योंकि हिंदी साइड के जो लोग हैं और दूसरे लोग उसको काफ़ी कम जानते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के ऐसे महापुरुष, महामानव थे जिन्होंने सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से महत्व देते हुए अपनी लड़ाइयाँ भी लड़ी और राज भी किया और लोगों को राहत भी पहुंचाई। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि भाई ये इस जाति का है तो बड़ा है, ऊंचा है, और ये इस जाति का है तो नीचा या छोटा है, ऐसा कभी नहीं कहा है। आप देखेंगे कि उनके जो किले हुआ करते थे ना, जितने महाराष्ट्र में किले हैं जहाँ उनका शासन था, वहाँ पर अछूत, जिनको अछूत कहा गया बाद में, वो शिवाजी महाराज के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर थे। उन्होंने उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर और उनको महत्व देते हुए अपनी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। तो ये समता शिवाजी महाराज के शासन में थी, और उन्होंने ये न केवल कोशिश की बल्कि करके दिखाया और उनको पूरा सम्मान दिया। सर, जब आपने फिल्म शुरू की तो बहुत से कलाकार इसमें हिचक रहे थे इस करने में, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बनती गई, बहुत से लोग अब चाहते हैं, आपसे भी कांटेक्ट कर रहे होंगे और जैसे मीडिया रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हमने गलती कर दी जो इस फिल्म से नहीं जुड़े। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले क्या लगता था उन लोगों को, अरे ये तो एक दलित समाज से संबंध रखती है ये फिल्म, या अछूतों की बात करती हैं, या मतलब कमज़ोर जो लोग होते हैं उनके लिए है ये, या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के संबंध में ही बात है ही करके। लेकिन देखिए, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये फिल्म कोई दलितों की बात नहीं करती है। ये फिल्म जो है उस विचारों की बात करती है जो इस देश को आगे ले जाएंगे। वो विचार है, और वो विचार क्या है? आत्मसम्मान, स्वाभिमान और हर हाल में जीत। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई, यह फिल्म समतामूलक समाज के लिए है। समतामूलक समाज का मतलब क्या है? कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। और क्या इसकी जरूरत नहीं है आज? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा जरूर है, लेकिन क्या केवल दलितों के लिए लिखा गया? उनके लिए लिखा क्या एक उच्च वर्णीय व्यक्ति संविधान से लाभान्वित नहीं हुआ है? क्या उसको संविधान से कुछ नहीं मिला है? फिर वो तो बाबा साहब ने लिखा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था। तो बात वही है। यह फिल्म जो है, आप देखेंगे, मैं इसकी स्टोरी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप देखेंगे कि एक बैलेंस्ड व्यू लेके, हालांकि इस विषय के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाई लोगों ने, भ्रम फैलाए कि ये महार योद्धा जिन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को हराया, ये तो अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर के इन्होंने बाजीराव को हराया, और ये तो साहब गद्दारी थी। देखिए, आप फिल्म देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये गद्दारी नहीं थी, ये उच्च कोटि का राष्ट्रवाद था। इस देश को बचाया है महारों ने। मैं बता रहा हूं आपको, इस देश को अगर बचाया है तो महारों ने बचाया है, और इस लड़ाई से बचाया है।
वरना क्या होता पता नहीं। अगर जो शासन दूसरा बाजीराव पेशवा के ज़माने में जो शासन था और जो अत्याचार, अन्याय और इतना मतलब बेदर्दी से लोगों को प्रताड़ित करने वाला जो शासन था, अगर वो शासन न गया होता तो इस देश का क्या होता ये समझ में नहीं आता। सर, आप नागपुर में ऑफिस में रहते हैं, नागपुर में और खासकर महाराष्ट्र में इस फिल्म की क्या प्रतिक्रिया है? लोग आपसे मिलते हैं, आप भी उनसे मिलते रहते हैं, तो नहीं मतलब ये तो जुनून है लोगों के मतलब दिमाग पे ये जुनून सवार हो गया है कि जल्दी से जल्दी फिल्म आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए और हम देख पाएँ और उसका आनंद उठाएं, और मतलब इससे भी बड़ी बात कि इससे प्रेरणा लें। भीमा कोरेगांव की कहानी आप बताना नहीं चाहते, मैसेज बता दीजिए कि क्या मैसेज इससे जाएगा? ये लड़ाई समता मूलक समाज के लिए थी, और समता का जो विचार है जो बाद में बाबा साहब ने अपने संविधान में लाया, उसका करंट यहीं से आता है। आखिर क्या बात थी कि डॉक्टर अंबेडकर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे? क्या बात थी? आज भी जाएंगे वो पिलर देखेंगे आप। इस लड़ाई में केवल महार नहीं थे, तो मैं बता दूं आपको, इस लड़ाई में महार नहीं थे केवल, उसमें मराठा थे, राजपूत थे, पठान थे, मुसलमान थे, रामोशी थे, मांग थे और महार भी थे। तो ये सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन तादाद महारों की थी। और मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, मतलब स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ, जब सब हार चुके थे, अंग्रेज़ों ने ये लगभग मान लिया था कि भाई हम तो बाजीराव की सेना के सामने हम अब लगभग हार गए हैं, हम तो अभी सरेंडर करने वाले। तब ये 65 महारों का कमाल है। तब जो बचे थे ना 65 महार, तो 65 महारों ने ये बोला था स्टॉन्टन को, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको बोला था कि आप भले ही सरेंडर करने का विचार कर रहे हो, आपके मन में आए वो करो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारे आत्मसम्मान का सवाल है, ये हमारे स्वाभिमान का सवाल है, और ये हमारे जीवन का सवाल है, और ये इस देश का सवाल है। सर, पुणे के जो पेशवा हैं वो भीमा कोरेगांव की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए पेशवा तो चले गए, अभी पेशवाई है ही नहीं। अभी कहाँ पेशवाई है, वो चली गई है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी इसको याद ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। लेकिन बहरहाल वो बात को बाजू में रखो आप, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हमको अच्छी लगी। मतलब इतिहास में कुछ चीज़ें, जैसे सेनापति पटवर्धन थे, पेशवा के सेनापति पटवर्धन थे, वो महारों को पसंद करते थे, कमज़ोर वर्गों को पसंद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो ये भी बात आना चाहिए ना। तो आप देखेंगे बैलेंस्ड विचार है। जानबूझकर किसी को मतलब एक सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को नीचा दिखाने का सवाल ही नहीं, मैं तो पसंद ही नहीं करता हूँ। जब मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ तो मैं तो कम से कम इतना करूँगा कि बैलेंस्ड भी होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना कभी भी हमारे मन में नहीं आ सकता। हम तो एक रैशनल, लॉजिकल और रीजन के साथ, ग्राउंड के साथ, लॉजिक के साथ में इस फिल्म को बना रहे हैं, और लोगों को मजा आएगा। सर, भीमा कोरेगांव फिल्म के माध्यम से आप इतिहास को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये जीना ही है, जो देखो उसको याद करना है। बाबा साहब ने कहा था ना, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। आई मीन दोज हु डू नॉट नो हिस्ट्री कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री, वो स्टेटमेंट था बाबा साहब का। ये उस बात को पुनः एक अपने अंदाज में जीने का प्रयास है, और लोगों को वो क्या माहौल था, क्या ज़माना था, क्या व्यवस्था थी, इसका एक फील देने की बात है। और इतिहास के साथ, ईमानदारी के साथ में रहते हुए, कोई छेड़छाड़ न करते हुए इस फिल्म को हमने बनाया। सर, आप दूसरे टॉपिक पे भी फिल्म बना सकते थे, आप बहुत साल से फिल्म क्षेत्र से, संगीत क्षेत्र से जुड़े, आपने यही क्यों चुना, भीमा कोरेगांव सब्जेक्ट ही क्यों चुना? नहीं, इससे तगड़ा विषय है नहीं भाई। अब किसी ने इतना बड़ा विषय होने के बाद में भी अगर किसी ने नहीं लिया, तो जब मैं आऊँगा तो मैं अगर न करूँ तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने ये किया। क्या लगता है आपको, अभी तक का जो आपका शूटिंग का और इसका क्या अनुभव रहा, क्या आगे का रिस्पांस आपको अनुमानित? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस माध्यम से
मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए, ये फिल्म एक ऐसा नैरेटिव है जो देखने के बाद में आपको लगेगा कि इसमें दम है, इसमें आधार है। और इस हिसाब से जो फिल्म बनी है, जिसमें न केवल एक्शन है, न केवल ड्रामा है, न केवल इतिहास है, बल्कि जो आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक, इसका संगीत, आप संगीत देखेंगे इसका, और जो टेक्निकल बातें, जैसे कोरियोग्राफी है, इसका टोटल ट्रीटमेंट है, इसके शूटिंग का तरीका है, सीन्स को जो हमने शूट किया है, वो तमाम बातें जब आप देखेंगे तो एक परिपूर्ण फिल्म और एक ग्रैंड, जिसको ग्रैंडर बोलते हैं, वो ग्रैंडनेस और ग्रैंडर जो है इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। और एक एक गाना आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो बड़ी फिल्में हमारे इस देश में बनी है, उन फिल्मों के बराबर की फिल्म ये है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि भाई बाकी लोगों की फिल्में हमारे से कम महत्व की है, बिल्कुल नहीं कहूँगा। उनके समकक्ष और एक पॉपुलर फिल्म जिसको कहते हैं, इस तरह की फिल्म है। तो ये फिल्म अभी हम रिलीज करना चाहते हैं, इसकी रिलीज की डेट अनाउंस होगी, और आम लोगों के साथ साथ हम इस फिल्म के स्पेशल शोज करना चाहते हैं। स्पेशल शोज का मतलब क्या है? इसमें हम वीआईपी और वीवीआईपी पासेस के माध्यम से यह फिल्म थिएटर्स में दिखाएंगे, मल्टीप्लेक्सेस में दिखाएंगे। तो इन शोज को, स्पेशल शोज को बुक करने का भी समय है। और चूंकि कोरोना की स्थिति थी, कोरोना के कारण लगभग 1 साल लोग कोई फिल्म देख नहीं पाए, कोई बड़ी फिल्म अभी तक के नहीं आई, लेकिन अभी बड़ी फिल्मों की झड़ी लगने वाली है, इसलिए हमको थिएटर्स बुक करने हैं। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख पाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वीआईपी और वीवीआईपी पासेस खरीदें, परचेस कर लें, और हम आपके लिए स्पेशल शोज बुक करके, एक विशेष व्यवस्था करके आपको ये फिल्म दिखाना चाहते हैं। स्पेशल शोज के लिए मेरा विशेष निवेदन है आप लोगों से। मैं आपके पास में आऊंगा, मैं संपर्क करूंगा आप लोगों से। मैं सरकारी कर्मचारियों के पास जाऊंगा, अधिकारियों के पास जाऊंगा, मैं सम्मान्य नेतागण के पास जाऊंगा, मैं विधायकगण के पास में जाऊंगा, माननीय सांसदगण के पास में जाऊंगा, मंत्री जी, हमारे सारे मंत्री गण जो है मैं उनके पास में जाऊंगा, आम लोगों के पास में जाऊंगा, मैं सरपंच के पास में जाऊंगा, मैं जिला पंचायत के जो हमारे पदाधिकारी उनके पास में जाऊंगा और निवेदन करूंगा कि आप इस फिल्म को सपोर्ट करिए। और मुझे आशा है, मैंने मध्य प्रदेश में काम किया है, मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है, और आईएएस जैसी नौकरी में मैं रहा हूं, मैं जानता हूं व्यवस्था क्या है। अगर हम सब नौकरी में हैं या इसी व्यवस्था में हैं, पदाधिकारी हैं, तो ये संविधान की देन है। और इसलिए संविधान की देन के कारण जो है, संविधान के कारण जो है हम इस तरह से सक्षम हुए हैं। तो अगर आपके कारण इस फिल्म को कोई सपोर्ट मिलता है और लोग देख पाते हैं, लोगों तक एक संदेश जाता है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो मेरा इसलिए निवेदन है कि इस फिल्म का सपोर्ट कीजिए। जब मैं आऊँगा तो मुझे आशा है आप मेरा साथ देंगे। सर, फिल्म में आपने लावणी को भी रखा है, महाराष्ट्र का चर्चित लोक नृत्य है, इसका क्या कारण है? और उस गाने को लगता है आप वो सुपर डुपर हिट होगा? नहीं, ये तो देखिए 20 लाख लोगों ने इस गाने को देखा। ये लावणी जो नृत्य प्रकार है वो महाराष्ट्र का है। अब सभी लोगों को मालूम है, अब क्यों महाराष्ट्र का थोड़ी रहा है ये, है ना। बहुत पॉपुलर गाना है ये। और जिस तरह से
गणेश आचार्य जी ने इसकी कोरियोग्राफी की है और सनी लियोने जी ने इसको परफॉर्म किया है इस गाने पर। वो कमाल है और लोगों को बहुत पसंद आया है। हमने ये कोशिश करी है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में जब नृत्य हुआ करते थे और वो जो संगीत का माहौल होता था, लगभग उसी माहौल को बिल्कुल डिट्टो वो दर्शाने की कोशिश अपन ने की है और बहुत अच्छा गाना है। और इस गाने को, इस नृत्य को देखने के बाद में लोगों को अच्छा लगेगा। सर आखिरी सवाल, आप आईएएस अधिकारी थे, आज आप रिटायरमेंट के बाद सिस्टम से बाहर हैं, तो जब सिस्टम में थे उस वक्त और आज सिस्टम से जब बाहर हैं तो क्या फ़र्क लगता है आपको? नहीं, मैंने सिस्टम को देखा है, मैं अभी भी कोई बाहर नहीं हूँ। हाँ, आईएएस ऑफिसर रिटायर होने के बाद में भी आईएएस ही रहता है, बाहर वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी रेगुलर जो ये होता है सेवा है वो समाप्त हो गई है। लेकिन व्यवस्था कैसी थी कैसी है ये मुझे मालूम है और इसीलिए जो है हम आगे जो काम करने वाले हैं वो आपके सामने आएगा। इस व्यवस्था को मैंने देखा है और लोगों को लाभान्वित करना है, उनको राहत पहुंचानी है, उनकी समस्याओं को देखना है और उनका हल निकालना है। मैं सरकार के साथ में मिलकर के काम करूंगा और जो गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा कि ये गलत है ना, उसमें सुधार होना चाहिए, यही बात है। टिक्का टिप्पणी हमारा इरादा नहीं है ना। मैं बहुत सम्मान करता हूँ हमारे नेतागण जो हैं, चाहे वो माननीय विधायकगण हो, मंत्रीगण हो या आम पदाधिकारी हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन लोग जो है, जनता जो है, आम जनता जो है, उनको भी राहत पहुँचानी चाहिए। तो ये सबसे मिल कर के, उनसे चर्चा करके, अगर कुछ समस्या हमको लगती है, कोई इशू हमको लगता है, तो हम वो लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सर आप फिल्म के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, जब आप देखते हैं लोगों की परेशानियां, तो कैसा लगता है आपको? इतने सालों बाद भी अभी लोग परेशान हैं, खासकर कोरोना के बाद परेशानियां और बढ़ी हैं आम जनता की जिनकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पीड़ा तो होती है, मतलब इतने साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, लेकिन आज भी लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, है ना। मतलब जैसे अभी इंदौर की घटना देखिएगा, है ना, बुजुर्ग लोगों के साथ में क्या मतलब कैसा लगता है ये देख के। क्या हम उसी देश में रह रहे हैं जहाँ मतलब एक व्यक्ति के पास में हजारों करोड़ रुपए हैं या लाख करोड़ रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास में सोने के लिए कुछ नहीं है, बिस्तर नहीं है उसके पास में, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मतलब उसके पास पैसे नहीं है। ये देख के अच्छा नहीं लगता। मतलब कम से कम ऐसा होना चाहिए कि भाई एक सम्मानजनक स्थिति में हर कोई भी नागरिक हो, किसी जाति धर्म का हो, है ना, उसको रहने के लिए मकान होना चाहिए, खाने के लिए उसके पास में अन्न होना चाहिए, फूड होना चाहिए और ओढ़ने के लिए कपड़े होना चाहिए और सम्मानजनक स्थिति में उसका जीवन व्यतीत होना चाहिए। इतनी भी व्यवस्था अगर आज की तारीख में कुछ लोगों के लिए नहीं है तो यह पीड़ा का विषय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म सर्वधर्म समभाव को लेकर प्रदर्शित होगी, ऐसा लगता है आपको? ये फिल्म ही उसी के लिए है। तो इसलिए मैं हमारे जो महानुभाव हैं, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, सरकारी नौकरी में नौकरी पेशा लोग हो, कोई व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, कोई पदाधिकारी हो, माननीय विधायकगण हो, मंत्रीगण हो और हमारे पंचायत राज के जो पदाधिकारी होते हैं वो हो, चाहे कोई भी हो, मैं इन सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपसे जो बने आपसे जो आप सहयोग कर सकते हैं इस फिल्म को सपोर्ट करने में, वो करिएगा। मैं आपसे संपर्क करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुद चल के मेरे पास आए, वो तो बहुत अच्छी स्थिति है, अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, तो आप मेरी मदद करिए। ये अकेला प्रोजेक्ट जो है, ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे कई प्रोजेक्ट आएंगे और इक्वालिटी को लेके हमारा जॉनर है, एक जॉनर ऑफ इक्वालिटी, मतलब समता,
समतामूलक समाज, सब बराबर, बराबरी का हक, इन बातों को लेके हमको आगे के जो प्रोजेक्ट्स है, जो फिल्में हैं वो बनानी है। और इसलिए इस फिल्म को अगर आपका सहारा मिल गया, आपका साथ मिल गया, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभी समाज, इसमें कोई समाज की बात मैं छोड़ना नहीं चाहता। सभी समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को सपोर्ट कीजिएगा। और वीआईपी पास और वीवीआईपी पास में अभी तो हम वही बात कर रहे हैं, स्पेशल शोज बुक कर रहे हैं। और ये स्पेशल शोज बुक करने में आपका योगदान हमको चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आपके सहयोग के बगैर ये फिल्म जो है इतने बड़ी तादाद में लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। अगर आपने सहयोग दिया तो एक पुण्य का काम, एक अमूल्य काम, मूल्यवान काम आपके हाथ से होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर, फिल्म रिलीज कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह एक साथ? ये लगभग 5000 थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ हो रही है और वर्ल्ड वाइड भी होगी। मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, मतलब इस तरह के जो देश है, श्रीलंका, थाईलैंड, इन देशों में, महत्वपूर्ण देशों में होगी फिल्म रिलीज़। तो अगर इंडिया की बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में जो थिएटर्स हमारे पास में आने चाहिए, ये जो हमारी भावना है, तो इसका पैमाना आप देख सकते हो। आपको मतलब बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े एक्टर्स की फिल्में इतने थिएटर्स में रिलीज़ होती हैं, एक मतलब टॉप क्वालिटी की फिल्में, तो हम वही टॉप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और अगर हमको ये थिएटर्स लेना है तो हमें एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, वरना हमें इतने थिएटर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो अगर हम अभी बुकिंग करते हैं, एडवांस बुकिंग करते हैं, स्पेशल शोज़ का बुकिंग करते हैं, तो ये थिएटर्स हमको मिलेंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तत्काल इसको शुरू किया हमने, बुकिंग शुरू हो चुकी है, बहुत सारे लोग आए हैं। कल मैं दिल्ली गया था, माननीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम साहब है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था और इतना अच्छा सपोर्ट उनका। वो बोले, रमेश जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, बोले हम तो मतलब समाज के मतलब आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे। समाज का मतलब सारे समाज के लोग, आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे और वो इन स्पेशल शोज को बुक करने के लिए, वीआईपी और वीवीआईपी पासेस खरीदने के लिए पूरा योगदान देंगे, पूरा सहयोग देंगे। मैं मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह घुमा हूँ, महाराष्ट्र में घुमा हूँ, यूपी में भी गया हूँ, राजस्थान भी गया हूँ, और हर जगह मैं जा रहा हूँ। इतना अच्छा रिस्पांस है। तो इस रिस्पांस को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फिल्म कोने कोने तक जाएगी, आखिरी व्यक्ति तक जाएगी, और इसका इफेक्ट जो है वो फाइनली, मैंने बोला है, ये लड़ाई समतामूलक समाज की है और एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए ये फिल्म अपना योगदान देगी। सर, आखिरी सवाल, ओवरसीज के लिए कुछ प्लान्स? नहीं है ना, प्लान्स है। अपनी एक कमर्शियल उसका जो यूनिट होता है वो है। हमने गिरीश वानखेड़े जी, जो पीवीआर में पहले चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, वो बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, हमने उनको जोड़ा। वो कंसल्टेंट है हमारे, मार्केटिंग, मीडिया और ये डिजिटल, इसमें उनका योगदान है। वो हमारे कंपनी के साथ में जुड़े हैं, कंसल्टेंट है वो। तो इसका मतलब क्या है कि टॉप लेवल के लोगों को हमने इस प्रोजेक्ट में जोड़ा है। देखिए, टॉप लेवल का मतलब कोरियोग्राफर टॉप, एक्शन डायरेक्टर टॉप, मार्केटिंग का जो हेड है वो टॉप, और बाकी सारी एक्टर्स, अर्जुन रामपाल, देगांगना सूर्यवंशी, सनी लियोनी जी, अभिमन्यु सिंह, कृष्णा अभिषेक और गोविंद नामदेव जी, मिलिंद गुना जी, और कुछ नए एक्टर्स भी है, जैसे ऋषि शर्मा है ना, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले ये किया है। इस पेशवा 1, पेशवा सवाई माधवराव का उन्होंने रोल किया ऋषि शर्मा ने। तो ऐसी जो नए एक्टर्स भी हैं, तो आप देखेंगे कि
मतलब कहीं कोई कसर नहीं है और बड़ी फिल्म है। सर, फिल्म के बाद रमेश थेटे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कहलाएंगे? नहीं जी, वो नाम हमें नाम के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा हूँ, है ना। नाम ऐसे नहीं होता है, जब काम करेंगे तब नाम होगा। अब काम करेंगे तो नाम होगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ नाम होगा नहीं होगा मैं मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन काम जरूर करेंगे। काम ऐसा करेंगे कि लोगों को लगेगा कि इसने आईएएस अफसर रहते हुए जो काम किया है और निडरता के साथ में किया है, निर्भीक रूप से काम किया है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में हम जॉनर ऑफ इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। और आज तो मैंने बनाया, मैंने बोला है कि जॉनर ऑफ इक्वालिटी है, और इस जॉनर का बोलबाला होगा। रोमांटिक जॉनर, एक्शन जॉनर, अभी जॉनर ऑफ इक्वालिटी, ये बात होगी। और आप देखना, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो है इस जॉनर में काम करेंगे। और मेरा निवेदन है इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बॉसेस को, है ना, बड़े फिल्म निर्माताओं को, ये आज की जरूरत है। ये है असली सिनेमा का विषय। आप थोड़ा सा उससे बाहर आइए, जो अभी तक के चलता आ रहा है उससे थोड़ा बाहर आइए, इसको टच करिए और देखिए क्या 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 कहानियों का अंबार है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं वो आपको मिलेंगी, और उन पे फिल्में बनाइए आप। क्लाइंटेल या ऑडियंस परफेक्ट है, एस्टेब्लिश्ड है, एश्योर्ड है। आप बना के तो देखो, मजा आएगा। ये थे हमारे साथ द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के निर्माता, निर्देशक और गीतकार रमेश थेटे जी, जिनका साफ कहना है कि इस फिल्म का निर्माण उन्होंने समतामूलक समाज की व्यवस्था को दर्शाने के लिए किया है। वहीं वे शुरू से ही स्वभाव से विद्रोही रहे हैं और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना न केवल उनका शौक है बल्कि उनकी आदत में भी शुमार है। अनिरुद्ध, इक्वालिटी न्यूज़, भोपाल।